जी क्वेश्चन नंबर 16 है। W एक सब स्पेस दी हुई है R4 की, और ये तीन वेक्टर्स इसको जनरेट कर रहे हैं। तो आपने डायमेंशन बतानी है उस W की डायमेंशन कितनी होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी वेक्टर्स दिए हुए हैं ये लाजमी नहीं है कि ये सारे के सारे उसके अंदर उसकी बेसिस में मौजूद हों। बेसिस में सिर्फ वो जाएंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसलिए अब हम इन तीनों में से देखते हैं भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है या इनमें से कोई दो है या एक है। तो फिर उस हिसाब से हम डायमेंशन बता देंगे। जी अब यहाँ पर इसको एशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको ऐड कर देते हैं सेकंड रो में। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके 2 में ऐड करेंगे 0 बन जाएगा। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 में ऐड होकर 7 हो जाएगा। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 बनेगा, 1 में ऐड होकर -9 हो जाएगा। -3 को -2 से करेंगे 6 हो जाएगा, -4 में ऐड करके 2 बन जाएगा। यहाँ पर चूंकि 3 है इसीलिए अब आप फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। -2 को -3 से ऐड किया तो सॉरी मल्टीप्लाई किया तो 6 बना। 6 को 8 में ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। 5 को -3 से करेंगे -15 और -3 ये -18 हो जाएगा। सिमिलरली -3 को -3 से करेंगे 9 तो -5 में ऐड करके ये 4 हो जाएगा। अब आप ऐसा करेंगे कि जो सेकंड रो है उसको 7 पर डिवाइड कर दें या 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बन जाएगा 0, 1 और -9/7 और 2/7। अच्छा इसको दो से बल्कि आपने पहले नीचे वाले को 0 बना लेना। चलो सेकंड रो जो है ना इसको -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करें। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0। जी तो इसका मतलब है कि थर्ड रो जो है फर्स्ट टू रोज जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे इसकी बेसिस के बारे में पूछा जाए तो इसकी बेसिस में सिर्फ फर्स्ट टू रोज आएंगी, इसीलिए इसकी जो डायमेंशन है वो भी 2 बन जाएगी। इसकी डायमेंशन जो है वो 2 है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि W be a subspace of R3 defined by this set then dimension of W। अब इसमें कोई स्पेसिफिकली वेक्टर्स नहीं दिए हुए। इसका तरीकेकार ये होगा कि R3 की सब स्पेस है, मतलब n यहाँ पर हमारे पास 3 है। अब जो सेटअप आपको दिया हुआ है उसमें आपने देखनी है भाई कंडीशंस हमें कितनी दी हुई है। तो ये एक ही कंडीशन दी हुई है, आपने n में से एक माइनस कर देना है। तो रिजल्ट आ गया जी 2। तो इट मींस W की डायमेंशन 2 होगी। या दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी ज्योमेट्री को देख लें। अब 3 डायमेंशन में R3 के अंदर ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी होता है ये बेसिकली प्लेन होता है। अब ये जो कंडीशन हमें दी हुई थी b इज इक्वल टू 2a ये बेसिकली प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है ना। यहाँ पर आप अ, एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर दें तो बाकी दो बच जाएंगे। और ये ओरिजिन में से भी पास हो रहा है क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी नहीं है। तो प्लेन जो होता है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर है। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह का ये सवाल है, इसमें अब R3 दिया हुआ है तो इसमें n आप 3 लेंगे, लेकिन कंडीशंस इसमें दो दी हुई हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो इस सूरत में आपने n में से 2 माइनस करना है तो ये आपके पास 1 आ जाएगा।
इसका मतलब है कि W की डायमेंशन जो है वो 1 है। वन डायमेंशनल लाइन की होती है, तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशंस लाइन बना रही हैं। A इज इक्वल टू 2B और B इज इक्वल टू 2C। तो इसको भाई हम राइट कर सकते हैं A डिवाइडेड बाई 2, आगे B, फिर B इज इक्वल टू 2C। तो ये लाइन की इक्वेशन है स्पेस के अंदर। तो लाइन जो होती है वो हमेशा वन डायमेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इनवर्टिबल if rank is of A is less than n, rank of A is greater than n, rank of A is equal to n। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास एक मैट्रिक्स है, जो रैंक ऑफ ए है ना वो ग्रेटर देन एन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेस देन की अगर हम बात करें तो जैसे ये 1 3 2 आ गया, 0 1 2 0 0 0। अब यहाँ पे देखें तो ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, अगर इनमें से कोई एक भी 0 आ गई तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिफर हो जाना है। ए डिटर्मिनेंट जो है वो सिफर हो जाना है, ठीक है ना। अगर वो एशिलोन फॉर्म में है और डायगोनल में कोई 0 आ गया तो फिर वो उसका डिटर्मिनेंट वो इन्वर्टिबल नहीं होगी। यहां पर भी कोई नॉन जीरो आ जाता है, इस 5 आ जाता है मिसाल के तौर पे, मतलब डायगोनल जब वो एशिलोन फॉर्म में हो तो डायगोनल की सारी एंट्रीज नॉन जीरो होना जरूरी है। वो उसी सूरत में होंगी जब ए का जो रैंक है, रैंक ऑफ ए वो 3 के बराबर होगा, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है जी 20, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस सी स्क्वायर इज। अब याद रखें कि सी स्क्वायर जो है इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स आएंगे, जैसे Z1 कर लें और Z2 कर लें, क्योंकि सी स्क्वायर का मतलब है C क्रॉस C। ये दोनों जो है Z1 और Z2, सॉरी Z1 और Z2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और फील्ड जो है वो यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर है। तो आपको पता होगा कि जब हम C लेते हैं, C ओवर R, इसकी जो बेसिस होती है उस बेसिस में दो एलिमेंट्स आते हैं, एक 1 और एक आयोटा। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इससे जनरेट होके बनते हैं, इसीलिए इसकी डायमेंशन जो होगी वो आपके पास होगी 2। तो C की डायमेंशन ओवर सेट ऑफ रियल नंबर 2 है, इसकी भी 2 है, तो इसलिए 2 2 4 हो जाएगी टोटल इसकी डायमेंशन। और अगर आप सी स्क्वायर आर की बेसिस की बात करें तो इसकी भाई जो बेसिस होगी ना उसमें 1 और 0 ये एलिमेंट आ जाएगा, आयोटा और 0 आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा, 0 और आयोटा आ जाएगा। ये सी स्क्वायर की बेसिस है। तो इसमें चूंकि 4 एलिमेंट्स हैं तो इसलिए इसकी डायमेंशन जो है इस वेक्टर स्पेस की वो 4 है। जी, for a linear transformation T from R5 to R3, dimension of kernel is 3, dimension of range आपने बता देनी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके लिए हम ये थ्योरम यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर V एक T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू U, तो जो इस V की डायमेंशन होगी वो बराबर होगी डायमेंशन ऑफ कर्नल और डायमेंशन ऑफ रेंज। अब V यहाँ पर जो हमें सवाल दिया हुआ है उसमें V जो है वो R5 है, तो इसकी डायमेंशन तो 5 होती है, और कर्नल की डायमेंशन हमें दी हुई है कि वो 3 है, और ये जो रेंज की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T, इमेज ऑफ T भी लिख सकते हैं और उसके साथ आप रेंज भी लिख सकते हैं। ये आपने फाइंड करनी है। तो 5 माइनस 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
इसी तरह का एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट यू एंड डब्ल्यू बी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस पी। तो डायमेंशन ऑफ यू 2 है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू 3 है, डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू 4 है। आपने डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आप थ्योरम इस्तेमाल करेंगे ये वाला। अब हमें डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू 4 गिवन है, u की डायमेंशन 2 है, w की डायमेंशन जो है वो 3 है, और ये आपने कैलकुलेट करनी। तो ये इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। तो ये 5 माइनस 4 1 इसका आंसर आएगा। ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है जी 23। अगर S एक सेट है जिसमें ये दो एलिमेंट्स हैं, तो वैल्यू ऑफ v फॉर विच दिस वेक्टर बिलोंग टू लीनियर स्पैन ऑफ S। अगर ये वाला वेक्टर जो है ये अगर बिलोंग करता है स्पैन ऑफ दीज S। S कौन है? 1 2 3 और 1 0 -1। तो स्पैन से मुराद ये होता है कि ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिखा जाए। मतलब 2 1 और k जो है ये बराबर होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेक्टर्स 1 2 3 और प्लस b और 1 0 और -1। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आपस में कंपेयर कर ले तीनों कंपोनेंट्स में, ये बन जाएगा a प्लस बी और 2a प्लस 0 हो जाएगा और 3a माइनस सी हो जाएगा। इनको जब आपस में कंपेयर करेंगे तो 2 आएगा जी a प्लस बी के बराबर और 1 आएगा जी 2a के बराबर। यहाँ से आप a निकाल दें तो वो 1/2 बन जाएगा और जो k है वो बन जाएगा 3a माइनस बी। अब ये जो a की वैल्यू आपने निकाली इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके वहां से आप b निकाल सकते हैं। तो b बन जाएगा 2 माइनस ए या 2 माइनस 1/2। तो ये 3/2 आ गई b की वैल्यू। ये दोनों आप k में पुट कर दें, a की वैल्यू 1/2 है और b -3/2, ये कट जाएंगे 0 आंसर आ जाएगा। सो k की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आ। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, which of the following is linear transformation। अच्छा, एक तो ये है कि आपको थ्योरम्स का पता हो, डेफिनेशन का पता हो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं। अब इनमें अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ जाए वो लीनियर नहीं होती। वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा हो वो लीनियर नहीं होती। अगर मॉड वैल्यू आ जाए वो भी लीनियर नहीं होती, स्केयर आ जाए वो भी लीनियर नहीं होती। तो अब ये तीनों चीजें इनके अंदर आई हुई हैं, तो इनमें से कोई भी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ मैट्रिक्स whose all eigen values are distinct is never diagonalizable, always diagonalizable, may or may not diagonalizable, none of these। तो इसकी डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगी। तो ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। A matrix whose all eigenvalues are distinct is diagonalizable। ये यहाँ तक हमारे ये पूरा क्विज जो है ये मुकम्मल हो चुका है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह रियल एनालिसिस का क्विज भी हो चुका है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसके भी सारे क्वेश्चन जो हैं उनको वन बाय वन हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।